प्यारे बच्चों, क्षितिज गद्य का दूसरा पाठ लहासा की ओर हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। ये राहुल संस्कृत्यायन की रचना है। यात्रा वृत्तांत है। ये यात्रा वृत्तांत का अर्थ होता है कि व्यक्ति कहीं जाता है परिभ्रमण करने, घूमने, और वहाँ जो कुछ भी वो देखता है या मार्ग में जाने में उसको जो आनंद या कठिनाई जो भी आई हो, तो उसको अपनी लेखनी के माध्यम से लिख लेता है, और तो साहित्य में उसको हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो ये राहुल संस्कृत्यायन की यात्रा वृत्तांत है। जब वो तिब्बत की राजधानी लहासा में पहली बार गए थे। राहुल संस्कृत्यायन के जीवनी का जहाँ तक सवाल है, तो इनका मूल नाम केदार पांडे था और इनका पैतृक गांव कनैला यूपी। जन्मे ननिहाल में थे, पंदाहा में। शिक्षा काशी, आगरा, लाहौर में हुई। 1930 में ये श्रीलंका गए और वहाँ जाकर के इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। ये बड़े विद्वान आदमी थे। अनेक भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, बहुत सारी भाषाओं का इनको ज्ञान था। और इन्होंने बौद्ध संस्कृति पर बहुत काम किया, बहुत लिखा और बहुत पुस्तकों का अनुवाद किया, और बहुत सी बौद्धिस्ट की जो विलुप्त प्राय पांडुलिपियाँ थीं, उनका इन्होंने उद्धार किया। ये घुमक्कड़ी स्वभाव के थे। घुमक्कड़ी स्वभाव का अर्थ हुआ कि हमेशा घूमते रहते थे। ये जो यात्रा वृत्तांत हम लोग पढ़ रहे हैं, ये 1929-30 में जब ये तिब्बत गए नेपाल के रास्ते, तब की रचना है। तब उन्होंने मार्ग में क्या देखा और कैसे पहुँचे, इसका वर्णन किया है इस पाठ में। उस वक्त तिब्बत में भारतीयों को जाने की मनाही थी। भारतीयों को तिब्बत में प्रवेश अलाउ नहीं था। नेपाल के रास्ते ये गए थे और छद्म भेष में, एक भिखमांगा का भेष बना करके ये लहासा पहुंचे थे। तो अपनी इस लेख में दुर्गम रास्ते, जो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र के रास्ते थे तिब्बत जाने का, उसका वर्णन किया है इन्होंने। और जो तिब्बती समाज है उसका भी बड़ा रोचक वर्णन इस पाठ में उन्होंने किया है। तो पाठ पर आए। संस्कृत्यायन लिखते हैं कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। वाह! नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। उसी रास्ते से ये भी तिब्बत गए थे। फरी कलिंपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। ये फरी कलिंपोंग तिब्बत का आसान मार्ग होगा, जो बाद में खुला होगा या बाद में बना होगा। जब ये मार्ग नहीं था, तो नेपाल वाला मार्ग ही तिब्बत में प्रवेश का
एकमात्र मार्ग था। नेपाल नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें, वस्तुएं इसी मार्ग से तिब्बत देश में जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक मार्ग भी था। सिर्फ बिजनेस करने वाले लोग, धंधे वाले लोग ही भारत और नेपाल की वस्तुओं को तिब्बत में नहीं ले जाया करते थे, बल्कि सैनिक मार्ग भी था। ये सैनिकों का भी आना जाना इसी मार्ग से होता था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए। सैनिक का मार्ग था तो सैनिकों के बसेरा इस मार्ग पर बने हुए हैं, किले हैं, चौकी है, जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। तो ये चीन तिब्बत पर अपना आधिपत्य जमाए हुए है, अपना प्रभुत्व जमाए हुए है। तो चीनी पलटने इस मार्ग पर रहा करती थीं। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। संस्कृत्यायन लिख रहे हैं कि जो किले या घर बने थे फौजियों के रहने के लिए, उनमें से अधिकतर अब गिर चुके हैं, और जो बचे हैं दुर्ग के, किला के, दुर्ग कहते हैं किला को, दुर्ग के किसी भाग में गृहस्थों ने, वहां के लोकल लोगों ने, स्थानीय लोगों ने उन किलों पर कब्जा कर लिया है और उसको अपना घर बना लिया है। कुछ घर आबाद दिखाई पड़ते हैं, जब लोग रहने लगे, रंग रोशन होने लगा, लिपा पोती होने लगा, तो अच्छे दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही प्रत्यक्ष एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। परित्यक्त चीनी किला। परित्यक्त का मतलब होता है छोड़ा हुआ, जिसको त्याग दिया गया हो, छोड़ दिया गया। परित्यक्त स्त्री यानी कि तलाकशुदा औरत, वो मैंने परित्यक्त का मतलब जिसे छोड़ दिया गया। तो चीनी सैनिक चूंकि अब वहां नहीं थे, उसने उस किला को छोड़ दिया था, और स्थानीय लोग उस किले में रह रहे थे। तो लेखक कहता है कि हम वहीं चाय पीने के लिए रुके। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें हैं और कुछ आराम की बातें भी। अपनी यात्रा वृत्तांत में हमने कहा कि यह संस्कृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। ये कैसे लहासा गए, मार्ग में किन कठिनाइयों का इन्होंने सामना किया, क्या महसूस किया, क्या इनको अच्छा लगा, क्या कठिनाई हुई, इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन इस पाठ में किए हैं। तो वो लिख रहे हैं कि तिब्बत में यात्रियों के लिए, तिब्बत जाने वाले लोगों के लिए कुछ तकलीफ भी है तो कुछ आराम की बात भी है, दोनों है। और यहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं है। यहाँ जातीयता की भावना नहीं है, अस्पृश्यता की भावना नहीं है, भेदभाव की भावना नहीं है, ऊंच नीच की वर्ण व्यवस्था नहीं है, और न औरतें पर्दा करती हैं। औरतों का पर्दा करने का अर्थ ये हुआ कि वो पुरुषों के सामने आने से हिचकती हैं, जो पर्दा करती हैं, घूंघट में रहती हैं, घर में रहती हैं, बाहर नहीं निकलती, और निकलती भी है तो पर पुरुषों से बात नहीं करती। लेकिन यहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती हैं। यहाँ तिब्बती समाज का वर्णन कर रहे हैं। औरतें पर्दा नहीं करती, यहाँ छुआछूत नहीं है, भेदभाव नहीं है, और
बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हो। अगर आप पहनावा से, वेशभूषा से अच्छे खासे नजर आते हो तो आप इनके घरों के अंदर जा सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है, पर्दा नहीं है। लेकिन आप भिखमंगा हो, वो भी निम्न कोटि के, एकदम निम्न श्रेणी के, कपड़े से लेकर के चेहरे तक आप भिखमंगे लग रहे हो, तो आप नहीं जा सकते। ऐसे व्यक्तियों को यहाँ के लोग घरों के अंदर नहीं जाने देते। बाकी भिखमंगे को छोड़ करके बाकी हर किसी को घर के अंदर जाने की इजाजत होती है इस तिब्बती समाज में, यहाँ के लोगों में। आप चाहे बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए पका देगी। मक्खन, सोडा, नमक दे दीजिए, वह चाय चोंडी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग का बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे दे। लेखक कह रहा है कि आप घर के अंदर जाओ, चेहरे से, वेशभूषा से आप अच्छे हो, कहीं भिखमंगे नहीं हो, तो वहाँ की जो औरतें हैं, चाहे वो पुत्रवधू हो या सासू हो, आपको चाय बना करके दे देगी। आप अपने झोले से अपने पास से चाय की वस्तु दे दीजिए, मक्खन, सोडा, नमक दे दीजिए। पता नहीं ये लोग कौन चाय पीते थे, मक्खन वाला, और वो उसको नमक दे दीजिए। चाय को चोंडी में कूट करके दूध वाले रंग का बना करके आपको मिट्टी के बर्तन में परोस देगी, दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपके चाय में नहीं पड़ेगा, कुछ निकाल के वो घर में रख लेगी, तो खुद जाकर चोंडी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक, मक्खन डालने की जरूरत होती है। कहने का भाव यह है कि वहाँ की औरतें जो हैं चोरी नहीं करती। आप जो भी वस्तु उनको देंगे बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए अगर आप उनको देंगे तो वो बिल्कुल आपके वस्तु का जितना है उतने का चाय बना करके आपको दे देगी। अगर चूल्हा दूर है और आप कहीं बैठक में बैठे हुए हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, तो आप अंदर जाइए, चूल्हे के पास पहुंच जाइए और खुद अपने से उसको कूट करके या देख करके, बिल्कुल आपके सामने आपकी तमाम चीज़ें से चाय बनाना हो या जो भी बनाना हो, आपको बनाकर आपको दे देगी। वो उसमें से निकालकर अपने लिए नहीं रखेगी, यानी कि आपकी वस्तुओं में से वह चोरी नहीं करेगी। ये वहाँ के सामाजिक स्वरूप का वर्णन है औरतों का। परित्यक्त चीनी किला से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए। लेखक लिख रहा है कि हम उस परित्यक्त चीनी किले, उस त्यागे हुए चीनी सैनिकों द्वारा त्यागे हुए चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। अब राहदारी का मतलब रंगबाजी, टैक्स मांगने आया। हमने 2 चीटें उसे दे दी। वहाँ संभवतः चीटें वहाँ की मुद्रा होगी, पैसा होगा।
शायद उस दिन हम थोंगला के आखिरी गांव में पहुंच गए। थोंगला एक जगह और उसके पहले का वो आखिरी गांव जहां लेखक पहुंच गया। यहाँ भी सुमित के जान पहचान के आदमी थे, सुमति, और भिखमंगे भी रहते हुए भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे और ये बहुत कुछ उन लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास में दुरुस्त रखते हैं। लेखक कहता है कि हम प्रत्यक्ष चीनी किले से आगे थोंगला जाना था लेखक को, तो थोंगला से पहले जो आखिरी गांव पड़ता है उस गांव के पास वे पहुंच गए। और यहां एक बड़ी बात वो लिख रहा है, ध्यान देना इस पर। लिख रहा है कि हम भिखारी, सुमति जो उसके साथ गया था, मंगोल युवक था, बाद में बताएंगे, वो दिया है इसमें, इसका गाइड था। तो वहां ये भिखारी के वेश में थे। रहने के लिए जगह मांगा, ढूंढा, तो जगह मिल गया। जबकि भिखारियों को हमने पहले पढ़ा है कि भिखारियों को ये लोग घर में नहीं आने देते थे, लेकिन रहने के लिए भिखारी के वेश में होने के बावजूद भी संस्कृत्यायन और इसके जो गाइड है सुमति, इन दोनों को जगह मिली। लेखक कह रहा है कि जब हम 5 वर्ष बाद आए, एक भद्र पुरुष के भेष में, एक सज्जन के भेष में, एक भले आदमी के भेष में, घोड़े पर सवार होकर, तो हमको रहने के लिए जगह नहीं। ये कैसे हुआ? एक भिखारी के रूप में जब लेखक थोंगला के उस आखिरी गांव में पहुंचा तो उसको रहने के लिए जगह मिल गई, और घोड़े पर सवार होकर एक भद्र पुरुष के रूप में पहुंचा तो उसे जगह नहीं मिली। जबकि भिखारी को जगह नहीं मिलनी चाहिए थी, भद्र पुरुष को ही जगह मिलनी चाहिए थी। ऐसा क्यों हुआ? लेखक लिख रहा है कि ये बहुत कुछ वहां के लोगों की मनोवृत्ति पर, दिमाग पर, मन की स्थिति पर निर्भर करता है। शाम के वक्त, शाम के समय जो उस गांव के निवासी हैं, गांव के लोग हैं, वे छंग पीकर, दारू पीकर मस्त रहते हैं। अब जब शराब पी लिया, दारू पी लिया, तब दिमाग का क्या ठिकाना? दिमाग का तो होशो हवास खत्म हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल, दारू का प्रभाव। तो अब मान लो कि ये भिखारी के वेश में थे, रहने के लिए जगह मांगने गए, पी के टर था, फूल था, बोला जा रहा, और जब सज्जन बन के गए, घोड़े पर बैठ के गए, तभी फूले होगा। शाम के वक्त वहाँ के लोग दारू पी के मस्त रहते हैं, तो फिर घोड़ा नहीं, जगह नहीं है, जाओ। अब पियकड़न के क्या भरोसा, कब क्या बोल दे, कब क्या कह दे। यही कारण है। कौन सा कारण? बोलो, कौन सा कारण? यही कारण है कि लेखक जब भिखारी के वेश में थोंगला के उस सबसे आखिरी गांव में पहुंचा
तो रहने को जगह मिल गई, और भद्र पुरुष सज्जन पुरुष घोड़े पर चढ़ करके गया तो रहने के लिए जगह नहीं मिली, क्योंकि वहाँ के लोग दारू पी के टर रहते थे, और पियकर कब क्या बोलेगा, कब क्या कहेगा, ये उसके मन पर निर्भर करता है। ओके, तो बस इतना ही। और SW लिखो, लेखक भिखारी के भेष में क्यों तिब्बत गया? क्वेश्चन नंबर 1, लेखक भिखारी के भेष में अपना असली भेष छिपाकर क्यों तिब्बत गया? और क्वेश्चन नंबर 2 कि वहाँ के का सामाजिक स्वरूप क्या था, तिब्बत का सामाजिक स्वरूप क्या था, मतलब वहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती थी, चाय बना के दे देती थी, छुआछूत नहीं था, तो ये लिखना होगा वहाँ का सामाजिक स्वरूप क्या था। ये बस 2 क्वेश्चन हैं और इसको बनाना है और क्लास टाइम पर सेंड करना है। ओके, थैंक यू।